नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप आरामता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेटी चंद, नवरे और साजिबू चेरोबा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। असम विधानसभा चुनाव के लिए 88 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए लघु जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी दी। वरिष्ठ राजनयिक विक्रम दुरई स्वामी को चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज सुनील छेत्री 25 मार्च को अरुणाचल प्रदेश के यूपीआई स्थित गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में अंडर 23 ट्राई नेशनल चैंपियनशिप 2026 के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। ऑरलियंस मास्टर्स बैडमिंटन में आयुष शेट्टी ने पुरुष सिंगल्स के अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। ईशान किशन इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के शुरुआती कुछ मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करेंगे। भारत और चीन के बीच 1 जून से हिमाचल प्रदेश के शिपकीला दर्रे से व्यापार शुरू होगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम देश के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पड़वा, चेटी चंद, नवरे और साजिबू चेरोबा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले ये पर्व नए वर्ष के आगमन का स्वागत करते हैं और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के जीवंत प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने आशा व्यक्त की कि यह शुभ अवसर सभी के जीवन में समृद्धि और नई आशाओं का संचार करे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि देश सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है और अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर इसका प्रतीक है। वे अयोध्या में एक सभा को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर है। श्रीमती मुर्मू ने राम जन्मभूमि मंदिर में आरती की तथा श्री राम यंत्र स्थापना समारोह में भाग लिया। वैदिक मंत्रों के बीच आज मंदिर की दूसरी मंजिल पर श्री राम यंत्र स्थापित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का भारत न केवल एक नया भारत है बल्कि एक बदलता हुआ भारत भी है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल में लगभग 158 करोड़ श्रद्धालुओं ने राज्य के विभिन्न मंदिरों में दर्शन लिए। पश्चिम एशिया संघर्ष से प्रभावित भारतीय निर्यातकों की सहायता के लिए सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन के लिए लचीलापन और लॉजिस्टिक हस्तक्षेप योजना शुरू की है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि सरकार संघर्ष को देखते हुए निर्यातकों की सहायता के लिए प्रमुख मंत्रालयों और विदेशी दूतावासों के साथ समन्वय कर रही है। उन्होंने बताया कि लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और माल की वापसी जैसे मुद्दों के समाधान के लिए वाणिज्य विभाग के अंतर्गत एक अंतर मंत्रालय समूह का गठन किया गया है। वाणिज्य सचिव ने स्वीकार किया कि मध्य पूर्व में निर्यात करने वाले भारतीय निर्यातकों को क्षेत्रीय तनाव के कारण व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे शिपमेंट और भविष्य के व्यापार पर असर पड़ रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशक लव अग्रवाल ने सरकार के प्रयासों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि चुनौतियों का आकलन करने और निर्यात क्षेत्र को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों की मालवाहक मार्गों, जेबल अली, बंदर अब्बास और फुझेराह जैसे प्रमुख मध्य पूर्वी केंद्रों पर निर्यातकों को व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे देरी और रसद संबंधी चुनौतियां उत्पन्न हो रही है। श्री अग्रवाल ने बताया कि कार्यशील पूंजी की कमी और बढ़ती लागतों को ग्राहकों पर डालने की सीमित क्षमता निर्यातकों को प्रभावित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 88 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिश्व शर्मा जालुकबाड़ी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व लोकसभा सांसद डॉक्टर राजदीप राय सिलचर से चुनाव लड़ेंगे, जबकि मौजूदा राज्यसभा सांसद रामेश्वर तेली दुलियाजान सीट से उम्मीदवार होंगे। भाजपा के पूर्व राज्य अध्यक्ष रंजीत कुमार दास भवानीपुर सबोग सीट से चुनाव लड़ेंगे और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत देमा तमुलपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। असम में विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को एक ही चरण में होंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए लघु जल विद्युत विकास योजना को मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल लागत लगभग 2,585 करोड़ रुपए है। इस योजना का उद्देश्य लगभग 1,500 मेगावाट क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करना है। इस लघु जल विद्युत क्षेत्र में करीब 15,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है, जो स्वच्छ ऊर्जा पहल को बढ़ावा देने, दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करने में सहायक होगा। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्यों को लगभग 200 परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे भविष्य में लघु जल विद्युत परियोजनाओं की एक मजबूत श्रृंखला तैयार की जा सकेगी। वरिष्ठ राजनयिक विक्रम दुरईस्वामी को चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वे प्रदीप कुमार रावत का स्थान लेंगे। श्री दुरईस्वामी 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वे वर्तमान में ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर कार्यरत है। भारत और चीन के बीच 1 जून से हिमाचल प्रदेश के शिपकीला दर्रे से व्यापार शुरू होगा और इसे सफल बनाने की सभी तैयारियां की जा रही हैं। भारत चीन शिपकीला व्यापार समझौते को जमीनी स्तर पर सफल बनाने के लिए किन्नौर के उपायुक्त डॉक्टर अमित कुमार शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इसमें बताया गया कि इस व्यापार को सफल बनाने के लिए राज्य के पूर्व उपमंडल की ग्राम पंचायत नमग्या में व्यापारियों के लिए गोदाम और दुकानें निर्मित की जाएगी। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और कस्टम विभाग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा तथा कार्य क्षेत्रों का निर्धारण सुनिश्चित किया जाएगा ताकि सीमा पार व्यापार करने में कोई बाधा न हो। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज सुनील छेत्री 25 मार्च को अरुणाचल प्रदेश के यूपीआई स्थित गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में अंडर-23 ट्राई नेशन चैंपियनशिप 2026 के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। आर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन में आयुष शेट्टी ने पुरुष सिंगल के अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। आयुष ने कल शाम अंतिम 32 मुकाबले में भारत के ही किरण जॉर्ज को हराया। महिला सिंगल्स में अनमोल खरब, तन्वी शर्मा, मालविका बंसोद और ईशा रानी बरुआ भी अंतिम 16 में पहुंच गई हैं। वहीं पुरुष डबल्स में भारत के अर्जुन मदाथिल रामचंद्रन और हरिहरन अमसाकरुनुन भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स के अंतिम 16 मुकाबले में आज शाम आयुष शेट्टी का सामना जापान की वाई ओकीमोतो से होगा। ईशान किशन इंडियन प्रीमियर लीग IPL के शुरुआती कुछ मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करेंगे। अभिषेक शर्मा किशन के उपकप्तान रहेंगे। पैट कमिंस पीठ की चोट से पूरी तरह उभर नहीं पाए हैं। नियमित कप्तान कमिंस पूरी तरह फिट होने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी संभालेंगे। सनराइजर्स हैदराबाद का पहला मैच मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बेंगलुरु के M चिन्नस्वामी स्टेडियम में 28 तारीख को होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम देश के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय रक्षा उपयोग सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय उद्यमी, स्टार्टअप और नवप्रवर्तक भारत की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कई SME कृत्रिम मेधा, स्वचालन, रोबोटिक्स और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस प्लेटफॉर्म के महत्व पर जोर दिया। यह प्लेटफॉर्म स्टार्टअप और MSME को सशस्त्र बलों के लिए नवीन समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल नवप्रवर्तकों और उद्यमियों को रक्षा क्षेत्र में सीधे योगदान देने के अवसर प्रदान करता है। एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज योजना का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करना है। रक्षा मंत्री ने अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों पर जोर देते हुए कहा कि नवाचार की गति को तेज करने के लिए बड़े रक्षा कार्यक्रमों में लघु उद्योगों को एकीकृत करना आवश्यक है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।